ओके, सो टुडे वी स्टार्ट विद द प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में हमें ये पढ़ना होगा कि सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा जो होता है ये क्या होता है, इसमें हम डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए से अगर हम एमआरएनए बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं दैन इट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए से अगर डीएनए को ही बनाया जाए, मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाया जाए तो इसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहीं पे हम रिपेयर रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। एमआरएनए में मेजर एम्फेसिस दिया जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाता है और जब एमआरएनए बनने वाला होता है उसके बाद में हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद, मतलब एमआरएनए बनने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वो होती है कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग और एडिटिंग। फिर ट्रांसलेशन हो जाता है, उसके बाद में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। अब बेसिस कौन कौन से होते हैं? तो डीएनए में होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन, एक शुगर जो कि डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में, और राइबोज होती है आरएनए में, और एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ओके, सो प्यूरीन जो होती है उसमें AG होता है। ठीक है, और पिरिमिडीन जो होती है उसमें CUT, मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होती है। अब RNA आइसोलेशन और DNA आइसोलेशन अगर हम देखें तो RNA आइसोलेशन कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू DNA, क्योंकि RNA जो होता है वो सेंसिटिव होता है। 2' OH उसके पास होता है, न्यूक्लियोटाइड अटैक होता है और एंजाइम डिग्रेडेशन हो जाता है। ओके, सो अगर हम मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, और डिस्पर्सिव होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव जो होता है उसमें पेरेंटल और जो डॉटर स्ट्रैंड है वो दोनों दिखते हैं। एक इंटरमीडिएट बैंड फॉर्म होता है। कंजर्वेटिव जो होता है उसमें कभी भी हाइब्रिड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमें हमारा रिजल्ट जैसे कोई आया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमें लाइट बैंड मिला, यहाँ पे हमें मिला है हैवी बैंड, और बीच में हमें मिलता है इंटरमीडिएट बैंड। ठीक है, बीच में क्या मिलता है हमें? इंटरमीडिएट बैंड। तो कंजर्वेटिव जो होता है उसमें हमें कभी भी इंटरमीडिएट बैंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो सेमी कंजर्वेटिव होता है उसमें इंटरमीडिएट बैंड मिलता है। फिर आता है मेसेल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1958 में ये प्रूफ करके बताया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ करा था देख लेते हैं। इसमें हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो सिंपल कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिसकंटिन्यूस उससे ही आते हैं। तो ये उन्होंने वो लिया था। ठीक है, 15s नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन का, और एक 14s लिया था। उन्होंने क्या करा, इसको ग्रो करा, कुछ साइकिल्स देखी, 14N में लिया था और साइकिल 2 में देखा तो दोनों वो हो गया। तो रिज़ल्ट अगर हम देखें तो 15 जो है वो 100% हैवी था। ठीक है, और 14 वाला लिया। जब उनने फर्स्ट साइकिल करी तो उन्होंने देखा कि उनको क्या मिला, उनको 14-15 दोनों मिले इंटरमीडिएट। बीच में दिख रहा है ये इंटरमीडिएट मिला है। फिर उन्होंने सेकेंड टाइम जब साइकिल को करा सेंट्रीफ्यूज, तो क्या हुआ, ये 20 मिनट्स का है। ठीक है, और ये हो गया हमारा 40 मिनट्स। तो क्या होता है, साथ में हमें मिलता है, मतलब एक स्ट्रैंड तो हाइब्रिड मिला, एक स्ट्रैंड मिला 14 का, मतलब लाइट वाले आइसोटोप का, एक स्ट्रैंड हाइब्रिड मिला और एक और लाइट का दिखा। तो ये हमें ऐसे मिले, हमें एक 14 का मिला और एक क्या मिला, एक 14 और 15 का मिला। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रैंड्स मिलते हैं। उसके बाद में जो हमारे रेप्लिकेशन है उसमें कौन कौन से मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व, तो डीएनए पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोट्स अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे पॉलीमरेजेस हमें मिलते हैं, और प्रोकैरियोट्स में 5 तरीके के मिलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर वेट डीएनए पॉलीमरेज 3 का हाई होता है, और वही मेजर एंजाइम होता है। ठीक है, अभी हम डीएनए पॉलीमरेज 3 की भी बात करेंगे। सो एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो इन एक्टिविटीज़ को देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। अब ये क्या होती है, इसमें 5' to 3' सिंथेसिस होता है। प्राइमर लग जाता है 5' पे, जो कि 3' OH प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको लगाया जाता है, और फिर ये क्या करता है, उससे मिलते यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और फिर आगे सिंथेसिस करता है। अब ये प्राइमर की ज़रूरत क्यों हुई? पहली बार इसलिए क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है
वो जो होता है वो खुद से सिंथेसिस स्टार्टिंग में ही नहीं कर सकता। तो प्राइमर जो होता है वो उसको कुछ सीक्वेंसेस देता है कि भैया इसको देख के अब तुम आगे बनाओ, ठीक है। तो प्राइमर जो होता है वो 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, बेस पेयर का सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को फिर आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो प्राइमर की ज़रूरत यहाँ होती है, ठीक है। अगर हम 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखें तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिविटी जो है ये प्राइमर रिमूवल है। क्या हुआ प्राइमर रिमूवल, मतलब कि ये 5' है, ये 3' है। अब मुझे ये प्राइमर जो है इसने यहाँ पे सीक्वेंसेस बना दिए, ठीक है, बेस पेयर्स लगा दिए। इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। तो जो मेरा प्राइमर है वो अब हटेगा भी तो वो वहीं पे थोड़ी लगा रहेगा। तो उसके लिए हमें प्राइमर को रिमूव करने की एक्टिविटी हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। फिर एक आता है हमारे पास में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ये क्या होती है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है इसे हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसमें ये होता है कि मान लो यहाँ पे मेरे सीक्वेंसेस बन गए हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो अगर सी है, ठीक है, सी जो न्यूक्लियोटाइड है इसके बेसिस में ए लगा हुआ है, जबकि लगना सी जी चाहिए था। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे रिमूव करते करते थोड़ी ना आएंगे कि सबको हटाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ये, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का भी लॉस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं 3' to 5' ये करेंगे। तो 3' यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट हम इस सीक्वेंसेस को हटा सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है दैट इज़ नोन एज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और इसको ही हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे एक टर्म आता है फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब होता है एरर फ्री सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चार्ट के फॉर्म में, जिसमें हमें ये बताया गया है कि कौन से पॉलीमरेजेस में कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो जैसे हमारे पास में हैं, हाँ, ये तो हमने देख लिया कि 5' to 3' पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसाइज करवाती है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस प्राइमर रिमूवल के लिए है और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग के लिए है। अब पॉलीमरेज 1 जो होता है इसमें अगर हम देखें 5' to 3' पॉलीमरेज तो ये 1 2 3 4 5 सब में है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस देखें मतलब कि जो कौन सी है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस प्राइमर रिमूवल की, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज 1 में प्रेजेंट है, ओके। एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस है, ये 1 2 3 में है और 4 5 में नहीं है। 4 5 जो होते हैं ना ये ट्रांसलेशन होते हैं, ट्रांसलेशंस, ठीक है, ट्रांसलेशन बनाते हैं, ओके। नाउ ये जो होता है ना 4, इनको डिन बी बोला जाता है और 5 को UMU-D और UMU-C ये सब बोला जाता है और D नॉट। अब इसको मेजर पॉलीमरेजेस क्यों बोलते हैं, लास्ट ये हम क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम एंड करेंगे सेशन को। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है इसे हम मेजर पॉलीमरेजेस क्यों बोलते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी एक्टिविटी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर देता है, क्योंकि और पॉलीमरेजेस भी कर सकते हैं सिंथेसिस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये सारी एक्टिविटीज़ को शॉर्ट पीरियड में करता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख ही लेते हैं हम कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है और यहाँ पे सिंथेसिस भी हो गया, सब दिख गया है। अब यहाँ पे ये जो 5' to 3' है ना, दिस इज़ लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ये क्या है, ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है और ये वाला जो है हमारे पास में ये क्या है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन देखा गया है बहुत बार कि कौन सा जो है मतलब इसमें से कौन सा वाला पहले सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले कौन सा सिंथेसाइज होगा, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि देखिए जब रेप्लिकेशन फॉर्क जब अनवाइंड हो रहा है ना, तो अनवाइंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ऐसे ऐसे अनवाइंड हो रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे में खुल रहा होगा, ये देखिए ऐसे करके ऐसे में खुल रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ ये खुलेगा थोड़ा सा, फिर ये वाला पार्ट, ये फिर ये वाला। तो हम ये देख सकते हैं कि जो सबसे पहले ओपन हुआ है वही सबसे पहले सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ पे कौन सा ओपन हुआ है, डी वाला, तो सिंथेसाइज भी यही होगा। और इसके साथ में हमको 5' एंड भी देखना है, जिसकी तरफ 5' एंड होगा वही सिंथेसाइज होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल हम और नई चीज़ें पढ़ेंगे, नए टॉपिक्स और नए शॉर्ट ट्रिक्स बेसिक्स क्लियर करेंगे। सो गेट बाय।